नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आज है सेट नंबर 6, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टारगेट यूकेएसएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वीडियो मई माह का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को आप लोग इजीली परचेज कर पाएंगे। फीस इसकी मात्र 199 रुपीज है। ठीक है, 199 रुपए में आपको यहां पर मैंने बताया है, 199 रुपए में आपको यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। क्वालिटी कंटेंट आप देख चुके हैं कि किस तरीके से मिलता है। सॉल्यूशन भी हम लोग ऐसे ही करवाते हैं, एक प्रश्न को जो आपके चारों ऑप्शन है उसको समझाते हैं। तो यहां से 100 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 400-500 प्रश्न आप लोगों के पास इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में क्या होता है कि यही चीजें जो होती है आपके आगे के लिए काम आती है। रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है इस चीज में। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम पर इनमें से किसी भी नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन की हम लोग। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी छात्र YouTube पर देख रहे हो ध्यान दे, या फिर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो वे लोग, ठीक है, वही छात्र ध्यान दे, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पर डेली मैं करंट अफेयर आप लोगों को देता रहता हूं। आपने देखा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, इसी से आपके पेपर बनते हैं। बताऊंगा आगे कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग हिंदी के सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दुख है जीवन के तरु के फूल। ठीक है, दुखी है जीवन तरु के फूल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार आपने देखा होगा आपके सिलेबस में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अलंकार, क्योंकि अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास वगैरह छोटे मोटे अलंकार सभी लोग कर जाते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर फंसा देता है आपको एक टिपिकल अलंकार पूछकर। तो इस बार आपने देखा था कि उपमा अलंकार आया था, उपमा अलंकार की ट्रिक आपको मैंने बताई है। तो यहां पर कह रहा है दुख है जीवन तरु के फूल, यानी दुखी है जीवन तरु के फूल। यहां पर क्या कर रहा है, दुख का जीवन तरु के फूल के समान है। मतलब क्या कह रहा है, जो दुख का जीवन है तरु के फूल के वो समान है। यानी सीधा सीधा यहां पर क्या हो रहा है कि उपमेय में उपमान का आरोप लग रहा है। ठीक है, उपमेय में मैं बात कर रहा हूं, यहां पर उपमेय में उपमान का आरोप लग रहा है। और कैसा लग रहा है, अभेद रहित। तो ये हम किस चीज में पढ़ चुके हैं, उपमेय का उपमान में जब अभेद रहित आरोप लगेगा तो सीधा सीधा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, उपमेय का उपमान में जब भी अभेद रहित आरोप लगेगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, सॉरी रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा रूपक अलंकार में अगर आपने ट्रिक देखी होगी, ठीक है, तो दुख में जीवन, जीवन के बाद यहां पर एक डैश भी लगा हुआ था आपके प्रश्न में, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं आया है, तो ये डैश, ठीक है, जहां पर भी ये डैश लगा होगा मैक्सिमम टाइम वो रूपक अलंकार होता है। लेकिन इसके अलावा आपको देखना पड़ता है कि क्या वो कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार मैंने आपको बताया है, उपमा अलंकार क्या होता है भाई, उपमा अलंकार उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, या फिर दो चार इसके वाचक चिन्ह होते हैं, कौन से, सा, सी, ठीक है, से, सम। जहां पर भी आपको ये दिख जाए मुख चंद्रमा सा है, ठीक है, तो उपमेय का उपमान में तुलना कर रहा है, मुख चंद्रमा सा है। जहां पर भी तुलना होगी और ये वाचक शब्द वो जुड़े होंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, उपमा अलंकार मारकर आना है। हाल के एग्जाम में आपने देखा था कि किस प्रकार से वहां पर कुछ नहीं करना था, सीधा क्वेश्चन पढ़ना था अलंकार का, आपने ये देखना था वाचक चिन्ह सा जुड़ा हुआ था, सीधा सीधा उपमा अलंकार हो जाना था। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि मैंने बोला कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारू चंद्र यानी चारू चारू, चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में। तो विभावना अलंकार क्या होता है भाई, बिना कारण के काम होने का जहां पर बोध हो जाए। ठीक है, बिना कारण के जहां पर भी काम होने का, काम होना पाया जाए, बिना कारण, कोई भी कारण नहीं होगा वहां पर काम होना पाया जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो ये शब्द दिए हैं रूपांतरण। ठीक है, आपको यहां पर निम्नलिखित में से शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर ये शब्द था रूपांतरण का, आपको संधि विच्छेद बताना था। ये ऑप्शन ए नहीं होगा, एक ऑप्शन यहां पर मिसिंग है। ठीक है, इस ऑप्शन को आप लिख सकते हैं यहां पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा। और यहां पर आपको बताना था कि निम्नलिखित में से रूपांतरण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो रूप धन अंतरण, ठीक है, रूपा धन अंतरण क्या हो जाएगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा इसका। सीधा सीधा अगर मैं देखूं यहां पर, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए। रूपांतरण का संधि विच्छेद मैंने आपसे पूछा क्या हो जाएगा, रूपा
धन अंतरण, ठीक है, रूप धन अंतरण, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लोग भी प्रैक्टिस सेट दिया होगा यहां पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी था रूप धन अंतरण। अब रूप धन अंतरण में मैंने क्या देखा, रूप धन अंतरण की अगर मैं बात करूं, अनोतरण, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, प अ आ गया, यहां से भी अ आ गया, और अ आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। ये किसका नियम हो जाएगा, ये नियम है दीर्घ संधि का नियम भाई, दीर्घ स्वर संधि का ये नियम हो जाएगा। यहीं पर हमने देखा है कि अ मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। इसी प्रकार से हमने दीर्घ संधि में देखा है, अगर हमने देखा है कि आ धन अ मिलकर क्या बनाते हैं, ये भी आ बनाते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा है ई, छोटा ई प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ई बना देते हैं। तो ये सब नियम किसका है, ये दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को नोट कर चलना है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी है, टेस्ट सीरीज में ऑप्शन बी में होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो यहां पर आप इसको ऑप्शन सी कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर दीवार ना दिया जाए, रेखांकित शब्द का सही प्रकार है। तो तात्कालिक यहां पर रेखांकित होना था, ठीक है, सबसे पहले तो तात्कालिक को रेखांकित करिए और ये बताना था आपको इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई। तात्कालिक, अगर मैं यहां पर बात करूं तात्कालिक, तो आपने देखा होगा कि तात्कालिक का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, तात्कालिक का अगर संधि विच्छेद करूं, तत् धन काल, ठीक है, क्या बनेगा, तत्काल धन इक, ठीक है, तत्काल धन इक। तो ये यहां पर जहां पर भी इक प्रत्यय लगता है, किसी भी शब्द में अगर नोट करने वाली चीज है, इक प्रत्यय लगता है तो दीर्घ में उसका परिवर्तन हो जाता है, दीर्घ संधि में, ठीक है, दीर्घ संधि में परिवर्तन का अर्थ है कि द्विमात्रिक वो हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, तत्कालिक का क्या हो जाएगा, तात्कालिक भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं तत्कालिक का क्या हो जाएगा, यहां पर तात्कालिक हो जाएगा, यानी तात, ठीक है, तात्कालिक। आपने देखा ना, दीर्घ संधि लग गई यानी इक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तत्काल धन इक, ठीक है, तत्काल धन इक में क्या हो गया, यहां पर आ की मात्रा आ गई। जब भी यहां पर कोई इक प्रत्यय जुड़ा होता है तो दीर्घ संधि में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जहां पर भी इक प्रत्यय जुड़ा होगा तो दीर्घ संधि में उसका परिवर्तन हो जाता है। तात्कालिक यहां पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ये शुद्ध रूप से भी तात्कालिक इसी तरीके से लिखा जाता है, तत्कालिक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोई ये लिख दे तत्कालिक तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, तत्कालिक ये गलत हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा भी आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो समाज, ठीक है, समाज, थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको बेहतर समझाने के लिए, समाज, ठीक है, समाज धन इक, भाई यहां पर भी इक प्रत्यय लगा, समाज धन इक में इक प्रत्यय लगा, अब ये क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, फिर से इसमें सामाजिक हो जाएगा। ये इस चीज को आपको नोट करना है और देखना है कैसे यहां पर परिवर्तन हो जा रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला इतिहास, ठीक है, इतिहास, इसमें भी क्या हुआ, अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। इतिहास में अगर इक प्रत्यय लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। इस चीज को भी नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, किस छायावादी कवि को नवनीत के उद्धार के लिए प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो किस छायावादी कवि, अगर मैं बात करूं छायावादी कवि, तो मैंने हमेशा से बताया छायावादी कवि की ट्रिक क्या है, SSJ, ठीक है, SSJ में, ठीक है, SSJ से क्या हो जाएगा आपका, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। तो ये सब क्या है, आपके छायावाद के कवि हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है किस छायावादी कवि को नवनीत के उद्धारक व प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम निराला जी के बारे में चर्चा करें, ठीक है, निराला जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं निराला जी की, तो निराला जी का जो जन्म होता है 1899 में होता है। इनका जन्म कब होता है, 1899 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। निराला जी की मैंने आपको पत्रिकाएं बताई थी, ठीक है, पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी थी भाई, हमने पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन मारकर चलेंगे, ठीक है। सुधा, समन्वय और मतवाला, ठीक है, सुधा, समन्वय और मतवाला, ये तीनों इनकी पत्रिकाएं हो जाएंगी। किसकी, ये पत्रिकाएं हो जाएंगी मतवाला, ठीक है, सुधा, समन्वय, मतवाला किसकी पत्रिका हो जाएंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पत्रिकाएं हो जाएंगी। इसके अलावा इनके काव्य आता है बादल राग, ठीक है, काव्य की अगर मैं बात करूं, काव्य इनका आता है बादल राग,
कितने खंडों में है ये 6 खंडों में लिखा गया है, ठीक है, 6 खंडों में। ये भी प्रश्न बन सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है उसका। या फिर अनामिका, ठीक है, अनामिका, हमने क्या बोला, अनामिका भी इन्हीं का हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया अणिमा, बेला, अर्चना, ये सब किसके हैं, अणिमा, ठीक है, अणिमा या फिर बेला और अर्चना, ये सब किसके हैं भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये हो जाएंगी। एक और आता है इनका जूही की कली, ठीक है, जूही की कली, जूही की कली, ये पूछ चुका है आपका एग्जामिनर, जूही की कली किसकी रचना है भाई, किसका काव्य रचना हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी। बना हुआ प्रश्न है कि दोबारा भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर चलिएगा। जूही की कली, लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी दोनों ने प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि कालाधर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कालाधर भाई, कालाधर कौन होगा भाई, काल को धारण करने वाला कालाधर, ये कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालाधर किसका पर्यायवाची होता है, तो कालाधर हो जाएगा चंद्रमा का। इसके अलावा मैंने चंद्रमा के कौन कौन से देखे भाई, हिमांशु की अगर हम बात करें, हिमांशु, हिमांशु किसका हो जाएगा, चंद्रमा का हो जाएगा। मयंक, ठीक है, मयंक चंद्रमा का हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कौन सा बोला, हिमांशु, मयंक, ये किसके चंद्रमा के पर्यायवाची है। इसके अलावा मैंने बोला आपको राकापति, ठीक है, राकापति, राकापति ये किसका है, चंद्रमा का है। इसके अलावा मैंने बोला राकापति के अलावा राकेश, ठीक है, राकेश, ये किसका पर्यायवाची है भाई, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिमकर, एक आता है हिमकर, बार बार पूछा जाता है हिमकर किसका पर्यायवाची है, हिमकर। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तुक्का मारकर क्या कर देगा, हिमकर मतलब हिमालय या फिर बर्फ का तुक्का मारकर आ जाएगा। इसके अलावा अग्नि का मैंने आपको बताया था कृषाणु, कृषाणु, ठीक है, कृषाणु किसका पर्यायवाची है भाई, अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा अग्नि के आपको बताया है अनल, ठीक है, अनल, अनल, पावक, ठीक है, पावक, ये किसका पर्यायवाची है, आग के पर्यायवाची है। इसके अलावा पावक, अनल और कौन कौन से हो जाएंगे, अग्नि, धूम्रकेतु, ठीक है, धूम्रकेतु, धूम्रकेतु और अग्नि भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा आपको चतुर, चतुर का क्या हो जाएगा, पंडित, ठीक है, पंडित या ज्ञानी, ठीक है, पंडित हो जाएगा इसका, किसका, चतुर का पंडित हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, तेज भी इसका हो जाएगा, चतुर का क्या हो जाएगा, तेज, हम बोलते नहीं बहुत तेज है, यानी चालाक है, चतुर है, ठीक है। तो ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ऐसा उपवाक्य के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होता है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसा उपवाक्य के बीच, देखा होगा आपने दो उपवाक्य है, मान लीजिए एक आपका ये वाक्य हो गया, एक उपवाक्य ये हो गया, ठीक है, के बीचों में परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होता है, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा भाई, जब दो उपवाक्य देखे होंगे तो आपने सीधा सीधा आपको पता है अर्धविराम चिन्ह का वहां पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अर्धविराम चिन्ह को अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, कॉमा, कॉमा के ऊपर बिंदु हो जाएगा, यह आपका अर्धविराम चिन्ह होता है। निदेशक चिन्ह क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा सा डैश हो जाएगा आपका निदेशक चिन्ह। अल्प विराम, जब वाक्य में थोड़ा सा ठहराव हो तो अल्प विराम यानी कॉमा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण विराम भाई, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बारे में नोट करिएगा। पूर्ण विराम क्या है आपका, हिंदी में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक विराम चिन्ह, ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक विराम चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कामता प्रसाद गुरुजी जो कहते हैं कि हिंदी के जो विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी से लिया हुआ वो मानते हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है जो 19 है ये तो हमने अंग्रेजी से लिए हैं, लेकिन जो ये पूर्ण विराम है ये हिंदी की ही देन हो जाएगा, हिंदी या संस्कृत का, इसे वो मानते हैं, ठीक है, कौन, कामता प्रसाद गुरुजी मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ऐसा पत्र प्रारूप जिसके माध्यम से शासन प्रशासन से जुड़ी सूचना आम जन को पहुंचाई जाती है वह कहलाता है। ऐसा पत्र प्रारूप, ठीक है, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन से जुड़ी सूचना, ठीक है, शासन प्रशासन से जुड़ी सूचना आम जन को पहुंचाई जाती है कहलाता है। अब अगर कोई पत्र है आम जन तक उससे सरकार के द्वारा कोई भी सूचना पहुंचाई जानी है तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ रिलेट करवा कर, ठीक है। सबसे पहले तो इसे कही जाएगा अधिसूचना भाई, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा साल 2020 की बात है, ठीक है, साल 2020 में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था भाई, लॉकडाउन लगा था तो सरकार की तरफ से क्या होता था, हर हफ्ते के बाद, हर 15 दिन के बाद एक गाइडलाइन जारी होती थी, ठीक है। हम बोलते नहीं सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है भाई, ये आपकी जो कुंभ मेला है ये स्टार्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन जारी कर दी है,
है कि 4 लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, कुछ इस टाइप से गाइडलाइन जो जारी करती थी वो किसके माध्यम से करती थी? सरकार अधिसूचना के माध्यम से करती थी। ठीक है, इसी को क्या कहा हमने? ऐसे प्रारूप जिसके माध्यम से शासन प्रशासन से जुड़ी सूचना आम जन को पहुंचाई जाती है। ठीक है, शासन प्रशासन से जुड़ी है भाई, प्रधानमंत्री अगर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं तो शासन प्रशासन के थ्रू ही करेंगे और आम जन तक वो खबर पहुंचाई जा रही है, अधिसूचना उसे कहा जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि सरकारी गजट में छपी सूचना, ठीक है, सरकारी गजट में छपी सूचना, सरकारी गजट में छपी सूचना, ठीक है, छपी सूचना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी अधिसूचना कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए भाई, नहीं है आ गया है, स्टार मार्क कर चलेंगे, दोबारा प्रश्न को पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं है में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगातार आप टारगेट यूपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने ये चीज आपको अच्छी तरीके से रटा दी है। मैं इतना तो उम्मीद आपसे करता हूं कि आप लोग जो बताया जाता है उस चीज को एप्लीकेबल करते होंगे, तभी आप लोगों को फायदा होता है। अब यहां पर कह रहा है तालव्य वर्ण चौ छौ, क्या तालव्य वर्ण है भाई? चौ छौ ट्रिक बताई थी ना, KTM 2, KTM 2, ठीक है। पहले तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, KTM 2 कचड़ तप, क चौ ट त प, ठीक है। अब ये चौ वर्ग कहां पर आ रहा है? चौ कैसा है? T फॉर, K फॉर कंठ हो जाएगा, ठीक है, T फॉर तालु बताया है, M फॉर मूर्धन्य बताया है, D फॉर दंत्य बताया है, O फॉर ओष्ठ बताया है। तो ये ट्रिक आपको बताई गई है। अब यहां पर क्या है? चौ और छौ, ठीक है, चौ और छौ वर्ग आपका कैसा हो जाएगा? तालु वर्ण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा हमने यौ को भी देखा, तालव्य, सलजम वाला सौ भी हमने देखा। इसके अलावा ई हमने देखा, ठीक है, दोनों ही ई, बड़ा ई छोटा ई दोनों ही क्या हो जाएंगे? तालव्य वर्ण हो जाएंगे भाई। इन चीजों को भी नोट कर चलना है। पदावली तुलसीदास की रचना है, बिल्कुल गलत, ठीक है। पदावली तुलसीदास की तो रचना ही नहीं है भाई, तुलसीदास की तो अभी हाल ही में आपको कराई है, अगर होती तो मैं बता देता इसको। लेकिन जो पदावली है आपकी, ये किसकी रचना हो जाएगी? पदावली ये विद्यापति की, ठीक है, विद्यापति की रचना हो जाएगी। कौन सी? पदावली आपकी रचना किसकी है पूछेगा, तो पदावली जो रचना हो जाएगी ये विद्यापति की रचना हो जाएगी। इसके अलावा अत्याचार यण संधि, बिल्कुल भाई, अत्याचार में एक बच्चे को इसमें कंफ्यूजन था, ठीक है ना, अमित नेगी, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अमित नेगी का, मैं देख रहा था लगातार हर बैच में, मतलब अमित नेगी एक कांस्टेंट स्कोर के साथ चलते हैं, 80+ उनका स्कोर आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई उनका। इसी तरीके से लगातार अगर तैयारी जारी रहेगी तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी पोस्ट पर हाथ मार सकते हैं वीडियो में। अब यहां पर अत्याचार की बात हो रही है, ठीक है, अत्याचार में कौन सी संधि है? अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, अति धन क्या हो जाएगा भाई? अति धन आचार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, अति धन आचार, हमने देखा है ना, अति धन ई धन औ, यौ बना देते हैं ना, हमने देखा ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ई के बाद भिन्न स्वर आएगा, क्या बन जाएगा आपका? ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो यौ बन जाएगा, ठीक है। हमने देखा है वो के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वो, अगर सॉरी ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, हमने देखा है ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है वो बन जाता है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो अर बन जाता है। ये आपका नियम हमने कहां पर देखा है? ये देखा है यण संधि के अंतर्गत नियम, ठीक है। ये नियम कहां पर देखा है? यण संधि में, तो बिल्कुल सही है भाई, ये भी, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी जो था आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से यही बताना था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो अमित नेगी जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को समझकर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास था, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से द्विअक्षरी शब्द का चयन करें। अब ये द्विअक्षरी शब्द क्या होते हैं भाई? एक तो आपको बता दूं, द्विअक्षरी का मतलब क्या है? दो अक्षर नहीं। बहुत से लोगों ने यहां पर क्या करा होगा? द्विअक्षरी देख के दो अक्षर में टिक मार दिया होगा। द्विअक्षरी का अर्थ दो अक्षर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो अक्षर जहां पर होंगे उस वाक्य को आपको बताना है। द्विअक्षरी का मतलब है जिसके बोलने में ना समय लगेगा, ठीक है, दो शब्दों का। जैसे मोनाला कम, कम में तो कुछ भी समय नहीं लगा, एकदम से बोल दिया कम, ठीक है, कम क्या हो गया आपका? एक अक्षरी शब्द हो गया। लेकिन बाहर, बाहर, ठीक है, तो बाहर मैंने दो वर्डों के साथ बोला। इसके अलावा मैंने बोला नमक, नमक, ठीक है, तो नमक दो अक्षरों के साथ बोला, तो यानी यहां पर क्या हुआ? ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ये क्या है आपका? द्विअक्षरी शब्द हो जाएगा। ये आपका आबकारी में प्रश्न आया था इसी टाइप से, ठीक है, आबकारी एग्जाम 2020 में शायद हुआ था आपका, उसमें ये प्रश्न आया था कि एक अक्षरी द्विअक्षरी करके, ठीक है, जैसे कि दिल्ली बोला, ठीक है, दिल्ली, यहां पर एक अक्षरी नहीं है ये, यहां पर दिल्ली में दो शब्दों का मेल हो रहा है ना, दिल्ली, ठीक है, हमने बोला दिल्ली, तो यहां पर दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो ये द्विअक्षरी शब्द हो जाएगा। इस चीज को इस तरीके से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु, ठीक है, भूमि का कल्पतरु यह भी किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की कविताओं में
अनुरचना भूमि कल्पतरु, यह भी किसकी रचना हो जाएगी भाई? ये जो रचना है आपकी, ये रचना हो जाएगी राजेश जोशी जी की। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजेश जोशी जी। थोड़ा सा यहाँ पर राजेश जोशी जी के अगर मैं बारे में बात करूं तो 1946 में इनका जन्म होता है भाई। 1946 में इनका जन्म कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इसके अलावा इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, तो रचनाएं लिखिएगा भाई। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, बोलेंगे पेड़, ठीक है। नैफ्थे में हंसी, ठीक है, नैफ्थे में हंसी, नैफ्थे में हंसी, ये पूछ चुका है आयोग। नैफ्थे में हंसी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी, स्टार मार्कर चलिएगा, नैफ्थे में हंसी ये किसकी है? राजेश जोशी जी की हो जाएगी। इसके अलावा मैंने देखी इनकी दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच, पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, इसके लिए इन्हें क्या मिल चुका है भाई? दो पंक्तियों के बीच। इससे ट्रिक से याद रखना, दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी मिल चुका है। और कब मिल चुका है? 2002 में, ठीक है। दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी मिल चुका है और 2 आ रहा है, तो 2002 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी हो जाएगी भाई? कि पेड़ कौन सी हो जाएगी इनकी रचना? अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपने देखा होगा बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये किसकी हो जाएगी? ये भी राजेश जोशी जी की हो जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं राजेश जोशी जी की हैं। इसके अलावा एक समर गाथा आती है इनकी भाई, समर गाथा, समर गाथा, इसको भी नोट कर सकते हैं, ये सब राजेश जोशी जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, तुम्हें प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार मिलेगा, निम्न में से कौन सा कारक है? तुम्हें प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, ठीक है, आने पर कौन सा पुरस्कार मिलेगा भाई? ठीक है, तुम्हें प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार मिलेगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर समय और उसकी बात हो रही है, किसकी? समय की बात हो रही है, ठीक है, समय और स्थान की बात हो रही है। प्रतियोगिता में प्रथम आने पर क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो जब भी बताया मैं और पर विभक्ति आ जाए तो सीधा सीधा आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं आपके 8 प्रकार के, इनको ही हमने बोला प्रसर्ग, ठीक है, रोज बताता हूं, फिर भी रिवीजन कर चलिएगा। इसके अलावा यहां पर अधिकरण चिन्ह हो जाएगा, स्थान, समय और जब भी अवसर आपको मिलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। मैं पर इसकी विभक्ति होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक में क्या आता है भाई? अपादान कारक में आपको बताया है, अपादान कारक में आपका क्या होता है? अलगाव का भाव, अलगाव का भाव, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसके अलावा एक और चीज नोट करना, इसमें घृणा का भाव भी इसमें आएगा, ठीक है, घृणा का भाव भी इसमें आएगा। दूसरा सीखने का भाव, किसी से सीखने का भाव, सीखने का भाव, ठीक है, सीखने का भाव। जैसे मैंने बोला कि शुभमन गिल है भाई, जो क्रिकेटर है शुभमन गिल, वो कवर ड्राइव विराट कोहली से सीखता है, यानी शुभमन गिल कवर ड्राइव किससे सीखता है? विराट कोहली से सीखता है। तो यहां पर क्या है? वो सीखने का कार्य कर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बोला कि राम श्याम से टाइपिंग सीखता है। आजकल टाइपिंग है भाई, आपका टाइपिंग टेस्ट है, उम्मीद करता हूं टाइपिंग कर रहे होंगे कनिष्ठ सहायक वाले। तो यहां पर आपको क्या पता है कि राम श्याम से टाइपिंग सीखता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। क्यों? क्योंकि सीखने का भाव यहां पर आ रहा है, ठीक है। संबंध काके की रारेरी, ठीक है, मोहन के पिताजी इंजीनियर हैं, कुछ इस टाइप से हमने देख लिया है पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, उच्च व उच्चतम न्यायालय, ठीक है, मैं कार्यवाही में अंग्रेजी के अलावा किस अन्य भाषा में करने का अधिकार है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। उच्च व उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने का अधिकार है। अच्छा, यहां पर बात हो रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कार्रवाई है उसको किसी अन्य भाषा में करने का अधिकार किसके पास है? तो यहां पर सीधा सीधा हमें देखना है, ये अधिकार किसके पास हो जाएगा भाई? राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास। अब दोनों के पास कैसे होगा? हाई कोर्ट में कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। थोड़ा सा आपको यहां पर एक अनुच्छेद नोट कर लिखने हैं। अगर मैं पूछूं संसद में जो आपकी भाषा प्रयुक्त होती है, कौन सा अनुच्छेद में है भाई? संसद में जो भाषा प्रयुक्त होगी, संसद में प्रयुक्त भाषा, संसद में प्रयुक्त भाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है कि संसद में भाषा कौन सी प्रयुक्त होगी? तो अनुच्छेद 120, ठीक है, अनुच्छेद 120 में कहा गया है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा विधानमंडलों में, ठीक है, विधानमंडलों में कोई सी भाषा प्रयोग होगी भाई? ठीक है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा अनुच्छेद 120 विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल
मंडल में प्रयुक्त भाषा। मंडल में कौन सी भाषा में, यहां पर कौन सा अनुच्छेद कहा गया है, तो अनुच्छेद नोट करके लिखेंगे, विधानमंडल में 210 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, विधानमंडल में 210 अनुच्छेद हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद एक आता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। ठीक है, अनुच्छेद आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, ये चीज आपको नोट कर लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित पदबंध का प्रकार छांटिए। उसने मुझे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। तो यहां पर क्या था, मीठे मीठे भाई। ठीक है, मीठे मीठे, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लूंगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यार पीपीटी में गड़बड़ हो ही रहा है, तो थोड़ा सा आपको बता के चलता हूं इस क्वेश्चन में। इसमें बहुत मीठे मीठे, ठीक है, बहुत मीठे मीठे, ठीक है। तो यहां पर आपका लाइन था बहुत मीठे मीठे। इसमें से हमको बताना था कि पदबंध के प्रकार। अगर मैं बात करूं यहां पर पदबंध की, ठीक है, पदबंध की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सी जगह पदबंध 5 प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। एनसीईआरटी में 4 प्रकार के पदबंध दिए गए हैं। ठीक है, पदबंध कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 8 9 की आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। आयोग वहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब हाल ही में आ गया ना आपका क्वेश्चन की रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो जब भी क्लास में ऐसी चीजें लिखाता हूं तो नोट कर लीजिए, आता है तो रिवीजन कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है पदबंध के 4 प्रकार है। तो हमने देखा है कि पदबंध के 4 प्रकार है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है वो सर्वनाम को पदबंध का प्रकार नहीं मानती है। ठीक है, सर्वनाम को किसको नहीं मानती है, तो सर्वनाम को पदबंध का प्रकार नहीं मानती है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था तो किसी को इसमें डाउट था, उस समय भी क्लियर करवाया था। आज फिर से बता रहा हूं, पदबंध के प्रकार 4 होते हैं एनसीईआरटी पर आधारित। अब यहां पर कह रहा है उसने मुझे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। अब यहां पर पदबंध का आपको प्रकार बताना है कि किस प्रकार का ये पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो मीठे मीठे, बहुत मीठे मीठे यानी विशेषण पदबंध हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मीठे मीठे, ठीक है, बहुत मीठे मीठे, यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है, विशेषता बताई जा रही है, फल की विशेषता। आपने देखा होगा ना, फल क्या है, फल की विशेषता बताई जा रही है मीठे मीठे। तो क्या हो जाएगा, किसी भी यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर क्या हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, फल खिलाए, कैसे खिलाए, मीठे मीठे फल खिलाए, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगर मैं बोलता फल खिलाए तक होता, ठीक है, अगर ये यहां तक पूरा अंडरलाइन होता भाई, फल खिलाए तक होता तो इसका क्या हो जाता, क्रिया विशेषण। ठीक है, फल खिलाए तक होता तो क्या हो जाता, क्रिया विशेषण पदबंध इसका हो जाता। तो आपको अंतिम वर्ड पकड़ना है। ठीक है, अंतिम वर्ड पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अंतिम वर्ड पकड़ के चलेंगे। मीठे है ना, मीठा क्या होता है, विशेषण होता है ना आपका, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। फल खिलाए, खिलाना क्रिया है तो क्रिया कैसे हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ये चीजें नोट करनी है, अंतिम वाक्य को पकड़कर चलना है। ठीक है, अंतिम जो शब्द है इसको पकड़कर चलना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराएगी उसे क्या कहा जाएगा भाई, यहां पर आपको बताना है। जो एक ही प्रकार की वस्तु, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, एग्जांपल देता हूं, एक ही प्रकार की वस्तु, जैसे मैंने बोला आम, आम क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। अब एक ही प्रकार की वस्तु का कैसे बोध करा रही है, आम की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, चौसा आम होता है भाई। ठीक है, दशहरी आम, ठीक है, दशहरी आम आपने देखा होगा, लंगड़ा आम हमने बोला, लंगड़ा, बंबैया आम, ठीक है, बंबैया, बंबैया आम हमने बोला। इसके साथ साथ हमने क्या बोला, बंबैया के आम के साथ साथ हमने बोला कि कोई सा भी आम की वैरायटी लीजिए, तोतापरी, जितने भी आम की वैरायटीज होती हैं सारी वैरायटीज के अंतर्गत आ गई है। तो यहां पर क्या है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। या फिर हमने बोला, एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, गाय। ठीक है, गाय बोला मैंने, तो गाय कैसा बोला भाई, या तो जर्सी गाय भी हो सकती है, ठीक है, जर्सी गाय हो सकती है आपकी, या फिर देसी गाय हो सकती है, पहाड़ी गाय हो सकती है, विदेशी गाय हो सकती है। तो गायों की प्रकार यहां पर बता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है। एक ही वस्तुओं का बोध करा दी जाए तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, किसी भी व्यक्ति का नाम या विशेष वस्तु व्यक्ति का नाम। जैसे मैंने बोला गंगा, अब हमें पता है गंगा एक नदी है, अगर मैं नदी बोलूं, नदी क्या है आपका, जातिवाचक है। कैसे है जातिवाचक, नदी के अंदर समस्त नदियां आ जाएंगी, जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, आपकी तुंगभद्रा, ये सब नदियां जाति के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अगर मैं स्पेशल किसी नदी का नाम ले लूं गंगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, गंगा के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि हिमालय, हिमालय क्या है भाई, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पर्वत बोला,
पर्वत के अंतर्गत समस्त पर्वत आ जाएंगे, लेकिन हिमालय बोला तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लिखना है। जैसे कि मैंने बोला लड़का, ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर चलनी है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराती है भाई। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दूं, मानवता, प्रेम, घृणा, चतुराई, ये सब क्या है, अगर प्रेम, घृणा, ठीक है, प्रेम, घृणा, ठीक है, घृणा या चतुराई, ये सब किसका बोध करा रही है, भाव का बोध करा रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस, द्रव्य या गैस पदार्थ, जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, या फिर हमने क्या बोला, पानी के अलावा दूध बोला, लोहा बोला, या फिर हमने क्या बोला, तेल बोला, ये सब किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव चयन करें। तद्भव, ठीक है, तद्भव यानी हिंदी शब्द भाई, हिंदी शब्द का आपको चयन करना है तो बहुत आसान हो जाता है तद्भव चुनना। ठीक है, जैसे बताया है आपको, यहां पर क्या है, मैक्सिमम चीजें अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि एक चीज को हमेशा आपको नोट कर चलना है कि तत्सम शब्दों की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों की ट्रिक क्या है भाई, कि यहां पर क्या होगा, तद्भव चयन करें। ठीक है, तद्भव का आपको चयन करना है ना। दंत, ठीक है, तो दंत का हमने देखा है, दंत का अगर मैं बात करूं, दंत कैसा शब्द है आपका, दंत आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके तद्भव की बात करूं तो इसका तद्भव क्या होता है, दांत। ठीक है, हमने बोला ना दांत, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दांत। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, तद्भव इसका क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा भाई। मृत्यु है, मृत्यु का तद्भव क्या हो जाएगा, मौत। ठीक है, मृत्यु का तद्भव क्या हो जाएगा, मौत। मत्स्य क्या हो जाएगा, मछली। ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। अब कंधा बच रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंधे का जो तत्सम रूप होता है, कंधा कैसा है, कंधा तद्भव है। कंधा हिंदी शब्द है ना, हम बोलते नहीं कंधे में दर्द हो गया, तो हम कभी हमने बोला स्कंद में दर्द हो गया, तो कंधे का जो तत्सम रूप होगा स्कंद होगा भाई, स्कंद। ठीक है, स्कंद इसका कैसा रूप होगा, तत्सम रूप। ठीक है, तत्सम रूप, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। स्कंद इसको हम बोलेंगे तत्सम रूप। हम बोलते हैं ना स्कंद में दर्द हो गया, तो नहीं बोलते, क्या बोलते, कंधे में दर्द। तो कंधा कैसा शब्द हो जाएगा आपका, कंधा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, स्कंद इसका तत्सम रूप हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं यहाँ पर हल्दी, ठीक है, हल्दी, हल्दी का क्या हो जाएगा भाई, हरिद्रिका, हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा। या फिर मैंने बोला तेल, ठीक है, तेल का क्या हो जाएगा, तैल। ठीक है, दो मात्राएं जाएंगी, तैल। इस चीज का नोट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तेल का बहुत अलग तरीके से फंसा सकता है आपको, बार बार कराया है महत्वपूर्ण बताकर। ठीक है, तेल का तैल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो सुमेलित है आपको बताना था, सुमेलित है नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार मार्क। अब सुमेलित है बताना है। परिश्रम में उपसर्ग, परि, बिल्कुल, परिधन श्रम। ठीक है, परिधन श्रम। ठीक है, तो उपसर्ग लगा है भाई, परि उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तंदु का अर्थ पेट, तंदु, तंदु का अर्थ पेट ही होता है भाई, हम बोलते हैं ना इसकी तौंद बाहर आ रही है, तो तंदु का अर्थ क्या है, पेट ही होता है, बिल्कुल सही है। तुंड का अर्थ मुख, तुंड का अर्थ मुखी होता है भाई, कैसे होता है, वक्रतुंड महाकाव्य। ठीक है, वक्रतुंड यानी वक्र के समान किसका तुंड है भाई, गणेश जी का। ठीक है, हमने सुना भी है ना वक्रतुंड, तो वक्र के समान किसका तुंड हो जाएगा, गणेश जी का हो जाएगा। तो तुंड का क्या होता है, मुखी होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को इस तरीके से समझना है, ये चीज आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। वक्र के समान तुंड किसका है, गणेश जी का है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाई साहब नहीं है, ये वाट ना लगा दे आपकी कहीं एग्जाम में, नहीं है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाट लगा देगा ना तो फिर वहां पर रोते रहेंगे, इसीलिए बता रहा हूं, अभी से हैबिट डाल के रखिए। ठीक है, प्राची का अपराची, नहीं 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 भाई साहब, यही गलत है इसका, तो क्वेश्चन ए। ठीक है, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन यही गलत है। प्राची का आपको क्या बताया, प्राची का मैंने पहले भी बताया, प्रतीची। ठीक है, प्राची का क्या होगा, प्रतीची। प्रातीची का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतीची, इसका विलोम शब्द हो जाएगा भाई। प्रातीची का क्या होता है, प्रतीची होता है। संपूर्णता, अपूर्णता सही है। परिचित, अपरिचित सही हो जाएगा। शीत का उष्ण, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो क्या होगा, शयन का क्या होगा भाई, शयन, शयन का जागरण हो जाएगा, जागरण। ठीक है, शयन का जागरण हो जाएगा। अथ आता है, अथ का क्या हो जाएगा, इति। ठीक है, नश्वर का क्या होता है, नश्वर, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत, नश्वर का शाश्वत होता है भाई। ठीक है, वन्य का क्या हो जाएगा, वन्य कराया था परसों ही, पालित। ठीक है, वन्य का पालित हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको नोट कर चलने हैं। ठीक है, वक्र का क्या हो जाएगा, रिज्जू। ठीक है, वक्र का क्या हो जाएगा, रिज्जू। वक्र का क्या हो जाएगा, रिज्जू आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है जो पूर्व परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर चलनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है,
आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो सर्वनाम दिख गया। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से? अनाप शनाप और नाप, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई? अनाप शनाप, अनाप शनाप। कैसे पता लगा? और से क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। इसका संबंधवाचक, निजवाचक और यहां पर प्रश्नवाचक। तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कभी एग्जाम में फंस ना जाओ, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को नोट कर चलना। अब आप भला तो जग भला, यानी यहां पर किसकी बात हो रही है कि आप अगर खुद आप भले हैं तो जग अपने आप भला है, ठीक है। हम बोलते नहीं आप भले हैं तो जग भला है भाई, यानी स्वयं की बात हो रही है। यहां पर सीधा सीधा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें जिसको दिक्कत आ रही है तो आपके थोड़ा सा बेसिक गलत है भाई, बेसिक को सुधारिए तभी जाकर पेपर निकलेगा, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक में मैंने क्या देखा? आप, ठीक है, स्वयं या फिर अपने आप। अपने आप कैसे? मैंने बोला मैं अपने आप चले जाऊंगा, ठीक है। कैसा सर्वनाम है भाई? अपने आप चले जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं ये कार्य स्वयं कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने बोला यह घर मेरा है, ठीक है। यह घर मेरा है या यह मकान मेरा है। तो यहां पर क्या है? यह निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मकान मेरा ही है भाई, यह कलम मेरी है तो मेरी है, ये निश्चय का बोध करा रहा है। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंध है यहां पर दो लोगों का आपस में। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, ठीक है, मध्यम और अन्य, ठीक है। उत्तम में बताया वक्ता होगा, मध्यम में श्रोता होगा, अन्य में तीसरा थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। उत्तम में क्या हो जाएगा? मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ठीक है। मध्यम में हो जाएगा आपका आप, आपको, आपसे, ठीक है। अन्य में हो जाएगा आपका वह, वे, सब। ये सब आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं है, देखिए भाई, इसीलिए ना क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए ज्यादा डाले जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, थोड़ा सा फंसते हैं आप ऐसे प्रश्नों पर है जहां पर दिक्कत आती है। तो इस चीज को नोट कर चलिएगा कि नहीं है, जब भी आ जाए ना, अब ये ना, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं थक गया हूं बार बार बोलकर। होता इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि काफी छात्र जो होते हैं कुछ सोल्यूशन पहली बार देखते हैं, कुछ यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, तो उन छात्रों को भी बताना जरूरी है। तो आप लोग भी जो भी जहां पर भी क्लास देख रहे हैं, इस चीज को नोट कर चलिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए सुमेलित है नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हाथ में कलम होती है भाई, ये पेपर आपके यहाँ पास है, आपके पास कलम है। जब भी प्रश्न पढ़ेंगे नहीं है, गोला मार दो ना। कौन कह रहा है आपको पेपर ना सड़ाओ? पेंसिल लेके जाते हो, पेन लेकर जाते हो, सीधा गोला मार दो, फंसोगे नहीं क्वेश्चन में। ऑप्शन के साथ जाओ। और कभी भी ना क्वेश्चन को जल्दीबाजी में मत करा करो। हिंदी तो हिंदी है, ठीक है। हिंदी में अगर नहीं आ रहा है छोड़कर आगे बढ़ो। मेरा मानना है जो भी आप कभी भी एग्जाम देने जाते हो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आज आपको ये बता रहा हूं, ये चीज आपकी, अगर आप देखते हो उत्तराखंड पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरा मानना यहाँ पर है 90% बच्चे यहाँ पर धुरंधर होते हैं। किसमें? उत्तराखंड में। वो अपने आप को ज्ञाता मानते हैं उत्तराखंड का। जब वो ज्ञाता मानते हैं तो एक गलती क्या करते हैं, वो पेपर में जाते ही टूट पड़ते हैं पहले हिंदी पर, ठीक है। तो जो कि सबसे गलत है। जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंस होता है, जिस चीज में आप ज्ञाता हो ना, सबसे पहले पेपर में वो चीज करा करो। मान लो आपने उत्तराखंड करी, उत्तराखंड में 40 प्रश्नों में से आपको एनी हाउ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो मेरा मानना यह है 32 प्लस प्रश्न आपको आते हैं। बाकी 4-5 आप ऑप्शन के साथ सेल कर सही कर देते हो। तो जो आपकी मोटी मोटी कमांड होती है वो किस पर होती है? उत्तराखंड में होती है। तो जब पहले आप ये पोर्शन करते हो और आपको हर क्वेश्चन आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, हाँ यार मुझे आता है। अब आपने पहले ही हिंदी खोली, आपको हिंदी में पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, आपके हाथ पांव फूल गए, ठीक है, हो गई एंजाइटी, हो गया खराब पेपर। तो यही चीजें होती हैं जो परीक्षा में देने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा से ऐसा नहीं होता कि यार हिंदी पहले कर लेता हूं, टफ आती है, आसान आती है, रीजनिंग आती है। सबसे पहले टूट पड़ना है उत्तराखंड पर। जिसकी जीएस अच्छी है जीएस पे टूट पड़ो, जिसकी हिंदी अच्छी है हिंदी पे टूट पड़ो। अंततः सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लो, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है अलमारी पुर्तगाली शब्द है। बिल्कुल शब्द है भाई। अलमारी किसकी है? रोनाल्डो की अलमारी है ना। तो रोनाल्डो कहां का है? पुर्तगाल का है। और अलमारी शब्द कहां का हो जाएगा? पुर्तगाल का हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा गमला, ठीक है, गमला, तौलिया, ठीक है, तौलिया। इसके अलावा हमने क्या देखा? तौलिया के अलावा हमने देखा संतरा, ठीक है, पपीता। ये सब कहां के शब्द हो जाएंगे आपके? कर्नल, ठीक है, कर्नल। ये शब्द आपके कहां के हो जाएंगे? ये शब्द हो जाएंगे आपके पुर्तगाली शब्द हो जाएंगे। अमूल्य शब्द का तत्सम, ठीक है। तो अमूल्य शब्द का तत्सम यहां पर भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़कर एक बार आपको बता देता हूं। अमूल्य शब्द का तत्सम यहां पर क्या दे रहा है? ये अमूल्य शब्द का तत्सम, ठीक है, अमूल्य शब्द सॉरी तत्सम है, बिल्कुल है भाई। अमूल्य शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसका अगर तद्भव की बात करूं तो अनमोल, ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा? अनमोल, अनमोल इसका तद्भव हो जाएगा भाई, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा। मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी भाई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। मनुष्यता कैसी है? मनुष्यता का भाव, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक
ठीक है, मनुष्यता का भाव यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मनुष्यता कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, संचार में ड्राई एंकर किसे कहा जाता है? तो ड्राई एंकर, अब ये वाला ड्राई नहीं है जो गांधी जयंती पर ड्राई डे रहता है, ठीक है, जिस दिन वो नहीं बढ़ती है भाई, समझ गए होंगे लड़के लोग। लेकिन यहाँ पर ड्राई एंकर पूछ रहा है, तो ड्राई एंकर क्या होगा? संवाददाता से प्राप्त जानकारी के दृश्यों को बगैर बताना। आपने देखा है ना, अब आजकल तो न्यूज चैनलों का बहुत स्तर गिर गया है भाई। विश्व फ्रीडम रिपोर्ट, सॉरी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हमारा 150 स्थान था भाई पिछली बार, इस बार और गिरकर शायद मेरे ख्याल से 51-52 ना हो गया हो, तो ये स्थान हमारा खिसक चुका है मीडिया में। तो मीडिया की तो ऐसी हालत है, इस समय हम कहने लायक नहीं है। तो आपने देखा होगा अक्सर मीडिया में क्या होता है, मान लीजिए तुर्की में भूकंप आ गया, अब इनके पास कोई भी वहां की पिक्चर या फिर कोई भी वीडियो नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, आपने देखा है कि एक एंकर है वो बोलता रहता है तुर्की में भूकंप आया, 8-9 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आया, इतना क्षति हो गई, ये हो गई, वो सिर्फ बोलता रहता है बिना दृश्यों के। या फिर उसने बोला कि यहाँ भाई केदारनाथ में आपदा आ गई, उसके पास कोई तस्वीर नहीं पहुंची। आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते पहुंच जाती है, लेकिन अब तो ये कमी होता है, देखने को मिलता है। लेकिन पहले से आपने देखा था कि संचार का जो माध्यम था, इंटरनेट स्पीड भी कम थी, 2G स्पीड थी, 3G थी, उतना फास्ट नहीं था। तो तब क्या होता था कि संवाददाता खाली रिपोर्ट बताता रहता था। जैसे होता है ना, किसी अभिनेता को हार्ट अटैक आ गया तो उनकी कोई तस्वीर नहीं निकल कर आई, तो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं भाई इस एंकर को, सॉरी इस अभिनेता को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जब तक फोटो नहीं आएंगे बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ड्राई एंकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्राई एंकर ऐसा एंकर संवाददाता से प्राप्त जानकारी दृश्यों के बगैर बताना। इसके अलावा आपने संचार प्रक्रियाओं में बाधा को, एक आता है प्रश्न, उसको क्या कहा जाता है? शोर उसको कहा जाता है। इस चीज को आपको नोट करना है। तो ये आपका हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी ना क्लास बनाने को मैं बना दूं आजकल दिन में। थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रही है, चिल्लाने से और बोलने से। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आवाज कम आ रही है। अब आवाज इसलिए कम आ रही है क्योंकि मैं धीरे बोल रहा था, ठीक है। तो तेज बोलने पर क्या हो रहा है, गला फिर से बैठ जा रहा है। अब आपकी एक क्लास बनाने के बाद ना हिम्मत नहीं रहती है दूसरी क्लास बनाने की, आवाज ही नहीं आती है। तो मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन थोड़ा सा डिले होकर अगर स्वास्थ्य सही हो जाता है तो प्रॉपर आपको क्लासेस दी जाएंगी। तो इसकी चिंता ना करिए। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं आपसे उत्तराखंड के सोल्यूशन में।